आखिर सनी देओल ने अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी पर चाकू क्यों उठा लिया था? क्यों धर्मेंद्र ने शराब के नशे में हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी के मंडप में हंगामा मचा दिया था? और हेमा मालिनी की जिंदगी का वो कौन सा सच है जिसे उन्होंने 55 साल तक दुनिया से छुपाए रखा? आज की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि उस ड्रीम गर्ल की है जिसने पर्दे पर तो लाखों दिल जीते, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी दर्द, आंसू और तन्हाई से भरी रही। आज हम एक एक परत हटाएंगे और आपको हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़े उस सच से रूबरू कराएंगे जिसे अब तक बड़ी चालाकी से छुपाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी कहानी जानने के बाद ही आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें फिल्मों का कोई शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अभिनेत्री बनेगी। कम उम्र में ही हेमा को डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलाई गई, यहां तक कि 12वीं में पहुंचते पहुंचते उनकी पढ़ाई भी रुकवा दी गई। जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई और आराम करना था, उसी वक्त उन्हें फिल्मी दुनिया की कड़ी प्रतिस्पर्धा में उतार दिया गया, जहां सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि राजनीति भी उनका इंतजार कर रही थी। साल 1968 में उन्हें एक तमिल फिल्म में डांसर का छोटा सा मौका मिला, लेकिन असली झटका तब लगा जब मशहूर निर्माता सीवी श्रीधर ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह लड़की कभी हीरोइन नहीं बन सकती। यह अपमान हेमा को तोड़ गया, लेकिन उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वो खुद को बॉलीवुड में साबित करेंगी। किस्मत ने करवट ली और राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद हेमा मालिनी लगातार हिट फिल्मों में नजर आने लगीं और इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल बन गईं। इस दौर में बड़े बड़े अभिनेता उनके दीवाने थे। राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा, संजीव कुमार उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन मां की शर्तों के चलते यह रिश्ता भी टूट गया। और फिर जिंदगी में आए धर्मेंद्र, शादीशुदा, 4 बच्चों के पिता, लेकिन प्यार ऐसा कि सारी सीमाएं टूटने लगीं। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और इसी दौरान जितेंद्र भी हेमा के करीब आ गए। यहीं से शुरू होती है हेमा मालिनी की जिंदगी की सबसे बड़ी उथल-पुथल, जिसने कई रिश्तों को तोड़ा और कई राजों को जन्म दिया। हेमा के परिवार को अब जितेंद्र ज्यादा बेहतर विकल्प लगने लगे थे। वह सफल थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे और शादी को लेकर गंभीर भी। हालात यहां तक पहुंच गए कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय कर दी गई। लेकिन जैसे ही यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, वह गुस्से में उस जगह जा पहुंचे जहां शादी की बातचीत चल रही थी। उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को भी वहां बुला लिया। बात इतनी बिगड़ी कि शादी वहीं टूट गई। इस घटना के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से पूरी तरह दूरी बना ली और धर्मेंद्र के और करीब आ गईं। धर्मेंद्र का प्यार अब उनके दिल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उधर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर अपने बच्चों की परवरिश में लगी हुई थीं, लेकिन धर्मेंद्र हेमा यानी बसंती के लिए दीवाने हुए फिरते थे। कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से विवाह करे, लेकिन उनके जाने के बाद यह रुकावट भी हट गई। हेमा ने धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। हिंदू रीति से शादी मुमकिन नहीं थी, तब दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सिर्फ शादी के लिए दोनों ने इस्लाम कबूल किया। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम हो गया आयशा। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया, मगर शादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। धर्मेंद्र ने न पहली पत्नी को छोड़ा और न ही हेमा को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। दोनों के लिए अलग अलग घर कर दिए गए। एक तरफ प्रकाश कौर और 4 बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां। धर्मेंद्र की जिंदगी मानो 2 स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन बन गई। चलती रही, लेकिन कहीं टिक न सकी। हेमा ने जिस अपनापन और सम्मान की उम्मीद की थी, वह सपना अधूरा रह गया। वह पत्नी थीं, लेकिन खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं की गईं। न सार्वजनिक मंच, न बड़े फंक्शन। धर्मेंद्र शायद ही कभी उन्हें दुनिया के सामने अपनी पत्नी कह पाए। समाज ने उंगलियां उठाईं। कहा गया कि हेमा ने किसी का घर तोड़ा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह खुद अंदर से कितनी टूट चुकी थीं।
मां के खिलाफ लिया गया फैसला और पति का अधूरा साथ, दोनों के बीच वह अकेली पड़ती चली गईं। इसी दौरान ईशा और आहना बड़ी होने लगीं। ईशा के जन्म पर धर्मेंद्र मौजूद थे, लेकिन तस्वीरों में भी उन्होंने चेहरा छुपा लिया। डर था कि पहली फैमिली सवाल करेगी। यही वजह रही कि हेमा ने अपनी बेटियों की परवरिश लगभग अकेले की। उधर सनी और बॉबी भी बड़े हो रहे थे। सनी देओल को यह एहसास खलने लगा कि उनके पिता 2 घर चला रहे हैं। उनके मन में हेमा मालिनी के लिए गुस्सा भर गया। उन्हें लगता था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनका प्यार आधा कर दिया गया। और फिर आई वह काली रात। अफवाह उड़ी कि सनी देओल गुस्से में हाथ में चाकू लेकर हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले तक पहुंच गए। पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। सवाल उठने लगे, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराध की राह पर चल पड़ा? लेकिन सच कुछ और था। सनी की मां प्रकाश कौर, जिन्होंने कभी मीडिया से कुछ नहीं कहा, उस दिन बोली, मेरा बेटा इमोशनल है, गुंडा नहीं। वह बदला लेने नहीं, टूटे हुए दिल के साथ वहां गया था। हमला करने की बात पूरी तरह झूठ निकली। सच्चाई सामने आई कि सनी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सब सिर्फ सनसनी फैलाने वालों की कहानी थी। लेकिन उस एक रात ने 2 परिवारों के बीच सालों की दीवार खड़ी कर दी। इसके बाद अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती तो सनी देओल चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में आमने सामने पड़ जाएं तो खामोशी हवा को चीरती हुई गुजरती। न बहस, न नफरत, बस एक भारी चुप्पी। 1992 में हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थीं। डिंपल कपाड़िया फिल्म की हीरोइन थीं और उस वक्त सनी देओल का रिश्ता डिंपल के साथ चल रहा था। एक दिन डिंपल घबरा गईं और सनी को सेट पर बुलाया गया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, सबकी सांसें थमी हुई थीं। तभी हेमा मालिनी आगे बढ़ीं और बोलीं, सनी, परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। उस पल सनी ने पहली बार महसूस किया कि हेमा वह राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें बना दिया था। इंडस्ट्री में यह किस्सा भी मशहूर है कि एक बार शूटिंग के दौरान सनी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, अगर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है उसी दौर में सनी ने साफ कह दिया था कि वे अपने परिवार को हेमा से दूर रखना चाहते हैं। यही वजह मानी जाती है कि सनी और बॉबी ने कभी ईशा और आहाना को बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई शामिल नहीं हुए। बड़े फंक्शन हो या पारिवारिक मौके, दोनों परिवार हमेशा अलग अलग ही दिखे। इधर हेमा मालिनी का फिल्मी करियर भी ढलान पर आने लगा। उम्र बढ़ रही थी, नए चेहरे आ चुके थे। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें रामकली जैसी बी ग्रेड फिल्म करनी पड़ी। यह फिल्म उन्होंने मजबूरी में की थी क्योंकि खर्च सीमित हो चुका था और बेटियों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। जब उन्होंने फिल्म का पोस्टर देखा तो अंदर तक टूट गईं। उन्होंने खुद प्रोड्यूसर से गुजारिश की कि बड़े शहरों में पोस्टर न लगवाए जाएं। उसी दौर में उन्हें एहसास हो गया कि बड़े पर्दे का सफर अब खत्म हो रहा है। उन्होंने प्रोडक्शन की राह चुनी और दिल आशना है बनाई, लेकिन वह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद टीवी शोज, स्टेज परफॉर्मेंस और सीरियल्स ही सहारा बन गए। अब जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां इंसान को शोहरत नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। लेकिन धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली फैमिली के साथ रहते थे। त्योहारों या जरूरी मौकों पर कभी कभार आते, मगर रिश्ता वैसा नहीं रहा। हेमा चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलेआम कहें, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन वह हिम्मत कभी नहीं जुटा पाए। समाज ने उंगलियां उठाईं, कहा कि हेमा ने किसी का घर तोड़ा। किसी ने यह नहीं देखा कि वह खुद अंदर से कितनी अकेली हो चुकी थीं। धीरे धीरे बेटियां भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। हेमा अक्सर खाली घर में बैठकर सोचती, इतने साल कैसे निकल गए। नाम था, इज्जत थी, लेकिन साथ नहीं। पति था, लेकिन पति का वक्त नहीं। हेमा ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की, हमेशा यही कहा, धर्मेंद्र मेरे पति हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं। लेकिन सम्मान और साथ एक जैसी चीज नहीं होती। बड़े इवेंट्स में धर्मेंद्र पहले परिवार के साथ नजर आते, सनी बॉबी के साथ तस्वीरें खींचती और हेमा अकेली खड़ी रह जाती। यह सच्चाई इंडस्ट्री से छुपी नहीं थी। और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी सच में कितनी अकेली रह गईं। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें और उनकी बेटियों को इस खबर तक की जानकारी नहीं दी गई। अंतिम विदाई और प्रेयर मीट में भी उन्हें पराया समझा गया।
ताज लैंड्स एंड होटल में प्रेयर मीट हुई। पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा, लेकिन ड्रीम गर्ल वहां नहीं थी। न हेमा, न ईशा, न अहाना। सवाल उठे, क्या एक पत्नी अपने पति की अंतिम प्रार्थना सभा में भी शामिल नहीं हो सकती? यह सिर्फ एक प्रेयर मीट की कहानी नहीं थी, यह उस दर्द की कहानी थी जो किसी पत्नी की आंखों में और किसी बेटी के सीने में दबा रह जाता है। उस दिन भी देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच की दूरियां दीवार बनकर खड़ी रहीं। धर्मेंद्र की आखिरी विदाई में भी दोनों परिवार एक साथ नहीं थे और हेमा मालिनी अपने ही घर में चुपचाप बैठी रहीं। उसी दिन हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग से शोक सभा रखी। गीता पाठ हुआ, भजन गूंजे, घर में हल्की रोशनी थी और माहौल पूरी तरह शांत। कुछ गिने चुने लोग पहुंचे, लेकिन देओल परिवार से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। तभी सबको साफ समझ आ गया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद भी परिवारों के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई, बल्कि और साफ दिखने लगी। लोग कहने लगे कि हेमा की यह शोक सभा उनके दर्द का सबसे बड़ा सबूत थी। जब कोई इंसान एक ही छत के नीचे अंतिम विदाई नहीं दे पाता, तो वह अपने घर में दीप जलाकर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। हेमा ने भी यही किया, आंसुओं के साथ उन यादों को जिया जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। दूसरी ओर सनी और बॉबी पूरी तरह चुप रहे। न कोई बयान, न कोई सफाई। शायद उन्हें लगा कि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं, लेकिन लोगों को यह समझ आ गया कि पुरानी रंजिशें अब भी जिंदा हैं और शायद अब कभी खत्म नहीं होंगी। धर्मेंद्र के बाद हेमा मालिनी की जिंदगी सवालों, तन्हाई और खालीपन से घिर गई। लोग आज भी पूछते हैं, आखिरी वक्त में दोनों एक क्यों नहीं हो पाए? लेकिन यह सवाल हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, जिस आदमी के लिए हेमा ने रिश्ते तोड़े, समाज की बातें सुनी और पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी की अंतिम विदाई में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी दो बेटियां भी अपने पिता को आखिरी अलविदा नहीं कह सकीं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? चर्चा यह भी हुई कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के निधन की खबर समय पर इसलिए नहीं दी गई क्योंकि देओल परिवार नहीं चाहता था कि वह अंतिम संस्कार या संपत्ति से जुड़ी किसी प्रक्रिया में शामिल हों। कहा गया कि हर फैसला परिवार अपने दायरे में ही रखना चाहता था। 11 दिसंबर को दिल्ली में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की शोक सभा रखी। उस दिन वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि वर्षों से दबे दर्द को लेकर खड़ी एक महिला थीं। बोलते समय उनकी आवाज बार बार भर आई, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रिश्ते को पूरे विश्वास और समर्पण से निभाया, लेकिन हालात कभी आसान नहीं रहे। उनके शब्दों से ज्यादा उनकी खामोशी बोल रही थी। यह दर्द सिर्फ बिछड़ने का नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन का भी था जो उन्होंने रिश्ते के भीतर रहकर जिया। इधर सनी देओल हमेशा अपने पिता के फैसले को गलत मानते रहे। वह मानते थे कि उसी फैसले ने उनकी मां को सबसे ज्यादा दर्द दिया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही रहा कि जिस गलती के लिए उन्होंने अपने पिता को कोसा, वही गलती उन्होंने खुद भी दोहराई। शादीशुदा होते हुए सनी देओल का रिश्ता डिंपल कपाड़िया से सालों तक चला। कहा जाता है कि इस रिश्ते का असर राजेश खन्ना पर गहराई से पड़ा और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बिखरती चली गई। यही सवाल खड़ा होता है, क्या सनी को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि जिस दर्द से उनकी मां गुजरी, वही दर्द किसी और को देना भी उतना ही गलत है? कहा जाता है कि अगर सनी चाहते तो दोनों परिवार एक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। हेमा मालिनी को हमेशा पराया ही माना गया। सालों तक यही दूरी और खामोशी बनी रही। 45 साल तक हेमा मालिनी ने ऐसा रिश्ता जिया जिसमें नाम था, सम्मान था, लेकिन पूरा साथ नहीं था। दिन में धर्मेंद्र उनके साथ रहते और रात अपनी पहली पत्नी के पास लौट जाते। ऐसी जिंदगी हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रकाश कौर के पास पूरा परिवार था, जबकि हेमा के हिस्से में आई सिर्फ उनकी 2 बेटियां और अनगिनत अकेली रातें। सच यह भी है कि धर्मेंद्र खुद अंदर से टूट चुके थे। 2 परिवारों को संभालते संभालते वह भी बिखरते चले गए। उनके भीतर अच्छाइयां बहुत थीं, लेकिन एक कमी यही रही कि उन्होंने साथ के सपने तो दिखाए, पर उन्हें पूरी तरह निभा नहीं पाए। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने प्यार किया, निभाया और पूरी उम्र खामोशी ओढ़े रखी। अब सवाल आपसे है, क्या हेमा मालिनी के साथ नाइंसाफी हुई?
क्या उन्हें वो अपनापन कभी मिला जिसकी वो हकदार थीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।